हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं संदीप सर आपका VIT पूर्वांचल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछले कक्षा जो वीडियो बना था क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, काफ़ी अच्छा आप लोग का व्यूज़ आया था। तो हमने सोचा कि नहीं, आगे जो अभिक्रियाएँ बची हैं उसको मैं बता दूँ, ठीक है। तो चलिए आपको आगे अभिक्रिया की तरफ ले चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यही हम लोग को उस दिन पढ़ना था। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो अभिक्रिया बहुत सी प्रकार की होती है। हमें जो हाई स्कूल यूपी बोर्ड के हिसाब से या उसके पैटर्न के हिसाब से जो पढ़ना है, पहला जो अभिक्रिया है वो है हमारा संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया। किसे कहते हैं, चलिए इसी बात पर डिस्कशन करते हैं। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए एकल पदार्थ। इसमें जो भी पदार्थ बनेगा हमेशा क्या बनेगा, अकेला बनेगा। अब समझ कहोगे सर कैसे, देखिएगा जैसे कार्बन और प्लस ऑक्सीजन दोनों को जब मिलाते हैं, दोनों जब आपस में संयोग करते हैं तो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। या फिर जैसे देखिएगा CaO, ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है। जैसे ही इसको क्या करते हैं H2O जल में डालते हैं, तुरंत क्या हो जाता है, जल के साथ क्रिया करके CaOH का होल ट्वाइस बनाता है। अब देखिए इसमें पहला यौगिक ये था, दूसरा यौगिक ये है, लेकिन जब नया पदार्थ बना है, ये क्या है, एकल पदार्थ, एक ठो बना है ना, एकल पदार्थ बना है। इसे क्या कहेंगे, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए एक हम रिएक्शन आपको दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके आगे क्या होगा। H+O2 बनाइएगा, क्या बनेगा, ये कमेंट बॉक्स में आपको बनाना है। और एक और रिएक्शन दे रहे हैं, जैसे 2H2+O2 रिएक्शन के बाद आप लोग जानते हैं कि क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और हम आपको अगले रिएक्शन में चलते हैं। जो अगला रिएक्शन हमारा है वो देखिएगा विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिएगा विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, इस अभिक्रिया में एक या एक से अधिक जो परमाणु होते हैं या समूह या आयन होते हैं, दूसरे परमाणु या समूह के आयन को उसके जगह से क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित, मतलब हटा देते हैं, उसको उसके जगह से हटा देते हैं। जैसे देखिएगा अगर ले लेते हम CH4 प्लस Cl2 के साथ, जैसे ही मेथेन और क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं हमारा बनता है क्लोरोमेथेन। CH3Cl प्लस बनेगा HCl। अब कहेंगे सर अब क्रिया कैसे हो गई, तो देखिएगा कार्बन कितना है, यहाँ पे है एक कार्बन, और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन ये रहा। अब यहाँ Cl कितना है, 2 Cl, 1 Cl और 2 Cl। चलिए ये हाइड्रोजन यहां से उठेगा और इस Cl को क्या करेगा, इसकी जगह से प्रतिस्थापित हटा देगा। और जैसे ही ये प्रतिस्थापित करके इसको इसकी जगह से हटाएगा, हमारा बनेगा क्या, HCl। अब यहां से Cl उठा, कहां किसके पास चला जाएगा, जहां से उठ करके गया हटाने के लिए उसी के पास क्या हो जाएगा, जा करके जुड़ जाएगा। चलिए CH3Cl बन गया। ये हमारा क्या बना है, क्लोरोमेथेन, और क्या बना है, HCl बना है। अब जैसे कि ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कुछ और रिएक्शन लेते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन का, लेते हैं कि हमारा क्या है, हमारे पास कॉपर सल्फेट है और इसको किसके साथ, लोहे के चूर्ण के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होगा आप बताइए, क्या होगा, ये जो Fe है वो क्या करेगा, Cu कॉपर के इसको जगह से क्या कर देगा, प्रतिस्थापित करके क्या बनेगा, FeSO4। अब भैया जो Cu को हटा दिया वो क्या हो गया है, अकेला चला गया, अकेला। इसे क्या कहें हम लोग, विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब आगे जो रिएक्शन है उसको ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए अगला जो रिएक्शन है वो हमारा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जैसा
कि आप देख रहे हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यह अभिक्रिया केवल अग्रिम दिशा में क्या होती है, चलती है और क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। अग्रिम मतलब यहाँ अग्रिम लिखा है अग्रिम। सर अग्रिम बोल दिए, क्या बोल दिए सर, अग्रिम मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई अग्रिम मतलब आगे, कभी पीछे पश्च नहीं होगा, आप समझिए। अग्रिम मतलब आगे, कभी रिवर्सेस नहीं होगा। चलिए इसी के संदर्भ में आपको जैसा रिएक्शन बता रहे हैं देखिएगा ध्यान से। जैसा कि इसमें बताया गया है कि यह अभिक्रिया केवल अग्रिम दिशा में चलती है तथा क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास मान लेते हैं, ले लेते हैं क्या, BaCl2 प्लस Na2SO4, ये हम ले लेते हैं भाई सब। अब कहेंगे सर अभिक्रिया वही कैसे है, आगे देखिए अभिक्रिया जो होगा इसमें एक पीछे जस्ट अभी अभिक्रिया बताए थे, विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये बताए थे ना। देखिएगा वही होता है, यहां से सोडियम भाई इसको Ba के क्या कर देगा, यहां से हटा देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। और जैसे ही यहां से हटाएगा, यहां सोडियम की संख्या कितना है, सोडियम के परमाणु की संख्या कितना है, 2 है। और यहां Cl के भी परमाणु की संख्या कितना है, 2 है। अब बताइए सोडियम की संयोजकता हम जानते हैं कि कितना होता है, +1 होता है। और Cl की संयोजकता कितनी होती है, -1। तो जब प्लस माइनस अटैच होंगे तो यहाँ क्या बनेगा, NaCl। लेकिन यहाँ परमाणु कितना है, 2 परमाणु है ना। तो अब तो परमाणु यहाँ तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिख लें, अणु। पता है कि परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। अब देखिए यहाँ से Na प्रतिस्थापित कर दिया है Ba को, तो Ba क्या करता है, ये बोलता है मुझको मेरे जगह से हटाए हो, चलो ठीक है मैं तुम्हारे जगह कवर कर लेता हूँ। तो यहाँ से उठ करके किसके पास चला जाता है, SO4 के पास, तो बनाता है BaSO4। अब ये जो चिन्ह देख रहे हैं यह किसका चिन्ह है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। ऐसा कहीं रिएक्शन में अगर चिन्ह दिख जाए तो समझ लेना कौन सा अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ऐसा कहीं चिन्ह, ऐसा चिन्ह दिख जाएगा समझ जाइएगा कौन सा रिएक्शन है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। बात समझे। चलिए अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे NaCl प्लस AgNO3 रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले देते हैं, जैसे सोडियम को जैसे ही हम क्या करते हैं भैया, जल में डालते हैं इसको, सोडियम आप प्रयोगशाला में जाइएगा ना, सोडियम रखा होगा, केरोसिन का लेप लगा करके किसी बॉक्स में डब्बे में रखा होगा, आप लीजिएगा और उसको उठा करके जल में डालिएगा। और जैसे ही जल में डालेंगे वो जलने लगेगा, धुएं के साथ जलेगा। तो जलेगा तो एक चीज बनाएगा, देखिएगा ध्यान से, Na, और यहां से जब जलेगा ना तो जानते हैं क्या बनाएगा, देखिएगा पहला तो बनाएगा NaOH बनाएगा, और दूसरा इसमें से जो धुआं निकलता है ना वो कौन सा गैस रहता है भैया, गैस कौन सा धुआं रहता है पता है, H2 गैस रहता है, धुएं के साथ जलेगा। अब बताइए, हम आपको जस्ट पिछले कक्षा में बैलेंसी करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताए थे। ये आपको संतुलित करके कमेंट में बताना है, कमेंट बॉक्स में। पढ़ाने के बाद कमेंट चेक करूंगा। चलिए आगे हम लोग ले चलते हैं अगली अभिक्रिया की तरफ। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में आप लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो जितने भी रिएक्शन बता रहे हैं सब आपको संतुलित करना है। जो संतुलित है उसको तो छोड़ देंगे, जो नहीं संतुलित है उसको आपको संतुलित करना है। तो आगे अब अभिक्रिया लेकर चलते हैं आपको। ये अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। किसे कहेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये अभिक्रिया समान परिस्थिति में दोनों दिशाओं में चलती है तथा कभी भी पूर्ण नहीं होती है। चलिए क्या बोल दिए सर, ये समान परिस्थिति, ये क्या होता है समान परिस्थिति? जैसे आप कॉलेज में पढ़ते होंगे तो उसमें मतलब
बच्चे स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, जब कक्षा में रहते हैं वो कैसी परिस्थिति में रहते हैं, एक समान परिस्थिति में रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर जाते हैं, अब सबका घर एक जैसा तो नहीं होगा, कोई अच्छे घर से बिलोंग करता होगा, कोई निम्न परिवार से बिलोंग करता होगा। लेकिन जब जैसे ही वो बच्चे स्कूल में आ जाते हैं, सभी क्या हो जाते हैं, समान परिस्थिति में, समान परिवेश में हो जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन होगा और इसके लिए जो परिस्थिति रहेगी, जो वातावरण इसके लिए जो भी तैयार होगा वो समान परिस्थिति रहेगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। और जब नहीं करेंगे तो अभिक्रिया होगा, तो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होगा, दोनों दिशाओं में। बात समझिए, दोनों दिशाओं में होगा। जैसे ये अभिक्रिया समान परिस्थिति में दोनों दिशाओं में चलती है तथा कभी भी पूर्ण नहीं होती है। बात समझिए, होता क्या है, अभी अभी जैसा कि बताया मैंने कि नहीं, अगर आप क्लास में हैं, कक्षाओं में हैं, तो परिस्थिति जितने भी स्टूडेंट, जितने भी बच्चे रहते हैं, सबकी परिस्थिति, माहौल कैसी रहती है, एक समान आती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो घर जाते हैं, उनकी परिस्थिति क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो इसी संदर्भ में ये अभिक्रिया है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें समान परिस्थिति में दोनों दिशाओं में चलती है, मतलब अग्र और पश्च, आगे और पीछे। एक बार रिवर्स आगे अभिक्रिया बनेगा, पदार्थ बनेगा, लेकिन पुनः वो क्या हो जाएगा, उसी पदार्थ में, जैसे क्या किसे कहेंगे, ध्यान से, ये अभिक्रिया समान परिस्थिति में दोनों दिशाओं में चलती है तथा कभी भी पूर्ण नहीं होती है। समझना इस चीज को ध्यान से। होता क्या है, परिस्थिति मतलब ये जो अनुक्रमणीय अभिक्रिया का जो चिन्ह है, ये यहां पे रहेगा नहीं, यहां पे क्या रहेगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह। जहां आपको ये चिन्ह ऐसा दिखाई दे जाए, समझना कि ये अग्र होगा और पश्च, मतलब जो उत्पाद बनेगा वो पुनः टूट करके पुनः उसी अभिकारक में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल ले तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम जैसे ही भैया भाई साहब हिट करते हैं, ये टूटता है। किस में टूटेगा, CaO प्लस CO2। अब CaO का नाम तो अभी भी पीछे जस्ट अभी बताया, बिना बुझा हुआ चूना। जहां कहीं चूना बनता है आप चले जाइएगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, सतत निकलती रहती है। जहां चूना बनाया जाता है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। बात समझे, निकलेगा वहां से। तो हमारा क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट के जैसा ही भैया हिट किए हैं, वो किस में टूट गया है, CaO प्लस CO2 में टूट गया है। लेकिन ये पुनः क्या होगा, ये परिस्थिति तो समान रहेगा, लेकिन ये पुनः यहां से ये रुकेगा नहीं भाई साहब, ये तुरंत बदल जाएगा CaCO3 में। ये अभिक्रिया अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में हुआ, तुरंत हुआ भाई। तो इसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अग्र और पश्च। इस चीज को रोकने के लिए इसमें उत्प्रेरक डालते हैं। क्या डालते हैं, उत्प्रेरक डालते हैं। और कौन सा उत्प्रेरक, विष उत्प्रेरक का। विष उत्प्रेरक का कार्य क्या है, ये अभिक्रिया को रोक देता है उसी पे। जब डालेंगे अभिक्रिया क्या हो जाएगी, उसी पर रुक जाएगी, रिवर्स नहीं आएगा। लेकिन परिस्थिति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी ना। पहले परिस्थिति क्या थी, बस इसको हिट कर रहे थे, लेकिन परिस्थिति अब बदल दिए हैं हम लोग। तो जब परिस्थिति बदल जाएगी भैया तो ये रुक जाएगा। लेकिन यहां बोले क्या है, समान परिस्थिति में। चलिए आगे चलते हैं, अगला रिएक्शन आपको बताएंगे। चलिए अब हम लोग जो अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं वो है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन और विघटन दो चीज होता है। अब कहेंगे सर दोनों तो एक ही लग रहा है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा बस अंतर है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। थोड़ा सा बस डिफरेंट, एकदम तुरंत तो समझ में आ जाएगा डिफरेंट क्या है। चलिए हम आपको समझाते हैं कि अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिएगा, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में क्या हो जाता है, टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। सुनिएगा, यहां पे अनुत्क्रमणीय बोल दिया है, मतलब एक बार टूटेगा इधर तो दोबारा रिवर्स बनेगा नहीं, टूटेगा
एक अणु रहेगा वो दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटेगा, लेकिन वो पुनः कहेगा कि नहीं बन जाए तो नहीं बनेगा, उसे क्या कहेंगे? अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। अपघटन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल अगर बताएं, अगले एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, देखते हैं H2O में जैसे ही क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें जैसे ही करंट फ्लो करते हैं, ये क्या हो जाता है? अपने दो सरल अणु में क्या हो जाता है? टूट जाता है। जैसे इस टूटेगा H2 प्लस किस में टूट जाएगा? O2, हाइड्रोजन गैस, और किसमें? ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। अब कहेंगे कि उसी परिस्थिति में क्या हो, ये पुनः वापस हो जाए, बनेगा नहीं, जब तक कि इसका परिवेश चेंज न करें, परिस्थिति चेंज न करें। तो ऐसे क्रिया क्या कहेंगे? अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा? अनुत्क्रमणीय होगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और जो चीज नहीं समझ में आ रहा उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। भरसक प्रयास रहे कि आगे जब हम इस चैप्टर का जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है उसका जब अभ्यास प्रश्न करवाएंगे भाई साहब, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे बोर्ड के एग्जाम में जो भी वहां पे बताएंगे, जो भी क्वेश्चन वहां पर देंगे उस रिलेटेड होगा, वो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा उसमें से कुछ। ये तो पढ़ने के बाद जैसे ही सॉल्व करवाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, उस चीज को ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। क्लास 10 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक रिएक्शन दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि क्या बनेगा आगे। KClO3, इसको आपको बताना है, जैसे ही इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, ये किस में टूटेगा? ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ये अपघटन अभिक्रिया है, ये टूट देना, लेकिन हाँ ये चिन्ह आप लोग देखते हैं, जान रहे हैं कि कौन सा चिन्ह है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। तो इसमें रिवर्स जो भी पदार्थ बनेगा अभिकारक में चेंज नहीं होगा। आगे चलिए चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। अगला जो हमारा रिएक्शन है वो ठीक ऐसा ही बताए थे कि अपघटन और अगला जो है वो विभाजन लगभग एक समान दिखाई दे रहा है। इसमें भी क्या होगा? एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटेगा, लेकिन इसमें क्या होगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगा। इसमें भी टूटेगा, लेकिन ठीक इसमें टूटेगा, लेकिन फिर पुनः क्या हो जाएगा? अभिकारक में बदल जाएगा। जो टूटेगा वही फिर क्या हो जाएगा? अगर नया पदार्थ बना फिर रिवर्स हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। जैसे इसमें PCl5, जैसे ही हम इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। अब यहां बताएं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, मतलब दोनों तरफ क्या होना चाहिए? चिन्ह दिखाना चाहिए ना। अभी बताए हैं पीछे जस्ट क्लास में अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जस्ट पीछे अभी इसी वीडियो में देखिएगा। जब ये इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो टूटेगा PCl3 प्लस Cl2 में, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं बनेगा। ये तुरंत पुनः किस में चला जाएगा? PCl5 में। चलिए PCl5 में इसे क्या कहेंगे? उत्क्रमण। टूटेगा, टूटा है, लेकिन पुनः क्या हो गया है? इसी में आकर के बदल जाएगा, जब तक कि इसमें क्या करें? विष उत्प्रेरक का प्रयोग न कर दे। विष उत्प्रेरक, जैसे ही विष उत्प्रेरक इसमें डालेंगे अभिक्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। रुक जाएगी मतलब मंद धीरे हो जाएगी, रुक जाएगी। किसका प्रयोग करने से? विष उत्प्रेरक का प्रयोग करने से। अब जैसा कि जानते हैं उत्प्रेरक का कार्य क्या है? अभिक्रिया को तेज करना, अभिक्रिया को धीमा करना। तो विष उत्प्रेरक डालेंगे तो यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, धीमा हो जाएगी। आगे आपको अगली रिएक्शन पर लेकर चलते हैं। अगली जो रिएक्शन है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? देखिएगा, इस अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। जैसे ही रिएक्शन होगा उसमें से क्या होगा? ऊष्मा निकलेगा। आप लोग अपने परिवेश में, अपने आसपास में देखे होंगे, जब किसी बिल्डिंग या किसी घर को अगर चूने से रंगना है तो जो चूना रहता है उसको पानी में जैसे ही डालते हैं उसमें से क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। और रिएक्शन क्या होता है? देखिएगा, चूने का फार्मूला CaO, जल का फार्मूला H2O। जैसे ही चूने को जल में डालते हैं ये क्या होने लगती है? ऊष्मा। इसमें से ऊष्मा निकलने लगता है, ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, और इसमें से ऊष्मा निकलती है। ये क्या है? ऊष्मा। ऐसे प्रेजेंट करती है ऊष्मा से। ठीक, बात समझ में आई? आप लोग प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं घर पे।
ज़्यादा पैसे का नहीं आता है, थोड़ा बहुत ले लीजिएगा, पानी डालिएगा, देखिए क्या उसके आगे जस्ट थोड़ा सा आट लगेगा, ज़्यादा नहीं तो जल जाएगा। ऊष्मा, उसमें से ऊष्मा निकलती है। चलिए आगे अगली रिएक्शन आपको लेकर चलते हैं ज़्यादा विलंब न करते हुए। अगला जो रिएक्शन है वो है ऊष्मा शोषी अपक्रिया। उसमें क्या हो रहा था, ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, ऊष्मा भैया लगेगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा, अवशोषित होगा। अपक्रिया में ऊष्मा जितना देंगे उसमें से कुछ ऊष्मा क्या हो जाएगी, उस अपक्रिया में लग जाएगी, नष्ट हो जाएगा ऊष्मा। जैसे अगर हम बता रहे हैं, देखिएगा EPCl5, अभी भी जस्ट पीछे रिएक्शन हुआ था, PCl5 को जैसे ही हम क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, गर्म कर रहे थे ना, तो जब हीट कर रहे थे, जो हीट कर रहे थे ये ऊष्मा क्या हो जा रही थी, उसमें से कुछ ऊष्मा इसमें लग जा रही थी, और जब ऊष्मा लग रही थी तो किसमें टूट रहा था, PCl3 प्लस Cl2 में। आगे इधर ऊष्मा प्राप्त हुआ है, नहीं हुआ है, जितना ऊष्मा उसको दिए वो क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। वैसे ही एक और रिएक्शन है N2 प्लस O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जैसे ही क्या करते हैं, आपस में संयोग करवाते हैं, ऊष्मा देते हैं, इसको हीट करते हैं, एक इसमें बनेगा NO बनता है, लेकिन जो ऊष्मा दिए हैं ये क्या हो जाता है, यहाँ से उसका अवशोषण हो जाता है, बचता नहीं है उधर कुछ। तो ये कौन सी अपक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। चलिए आगे लेके चलते हैं अगली अपक्रिया की तरफ। आपको अब जो अपक्रिया आ रही है भाई साहब वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कक्षा 10, 11, 12, क्लास 10, 11 और 12, बहुत ये जाएगा 12 तक, वैद्युत रसायन तक आपको जाएगा लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्सीकरण, जिसका एक नाम है ऑक्सीकरण, इसको कह सकते हैं, या फिर इसका नाम उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन, इसको इंग्लिश कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब कहेंगे सर पिछले वाली रिएक्शन में आप तो इंग्लिश बताया नहीं है, लेकिन इसमें कहाँ है इंग्लिश बता रहे हैं। इसका भी एक कारण है, जस्ट आगे एक और रिएक्शन बनाएंगे, इसके बाद साथ में कंबाइन करके बताएंगे कि इंग्लिश क्यों बताएं इसका। चलिए इस अभिक्रिया में देखिएगा होता क्या है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है। ये तो सिंपल सा है, आप जानते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। लेकिन इसमें कुछ और चीजें हैं। अगर मान लीजिए रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं दिया है, तब कैसे पहचानेंगे नहीं हमारा कौन सा अभिक्रिया है। उसके लिए 2-3 चीजें हैं जिसको आपको याद रखना होगा। देखिएगा इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का तो योग होता है, लेकिन हाइड्रोजन इसमें से क्या होता है, निकल जाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं दिया है, केवल हाइड्रोजन दिया है, तो हाइड्रोजन जब निकल जाएगा उस अभिक्रिया से अलग हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन भी नहीं दिया है और हाइड्रोजन भी नहीं दिया है, तब कैसे पहचानेंगे कि नहीं ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, योग होता है, इलेक्ट्रॉन का योग होता है। काटिए तो मान लेते हैं कि अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का तो योग होता है, लेकिन इसमें से क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। अब अगर अभिक्रिया में ऑक्सीजन नहीं दिया है, तो अगर उसमें से हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो समझ जाएंगे कि वो कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। लेकिन अब अभिक्रिया में दोनों नहीं दिया रहेगा, तब कैसे समझेंगे कौन सा अभिक्रिया है। तो इसमें देखिएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का इसमें से क्या होता है, निष्कासित होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निष्कासित होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसमें से। जैसे यहाँ क्या है, सोडियम है। अब पता है कि सोडियम का क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2,8,1 बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना होगा, लास्ट में 1 होगा। अब पता है कोई भी तत्व तो अस्थायी बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो वायतम कोश में अगर 4 से कम है तो कोई भी तत्व उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग देता है। अगर 4 से वायतम कोश में अधिक है, 5 है, 6 है या फिर 7 है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कोई भी तत्व
ग्रहण करता है। अब यहाँ बताइए चार्ज से कम है या फिर अधिक है? कम है ना, तो ये क्या करेगा, वो आयतन को उसका इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसके ऊपर उतना ही क्या आएगा, धनायन चार्ज आएगा। तो जैसा कि हम सोडियम लिए थे, यहाँ पे देखिएगा सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इधर त्याग दिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, प्लस। अब बताइए इसमें ना तो ऑक्सीजन है ना तो हाइड्रोजन है, तब कैसे पहचानें कि नहीं ये कौन सी अभिक्रिया है? तो अभी बताएं इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। बताइए यहाँ सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई ना, इलेक्ट्रॉन निकला है ना, इसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक और कंडीशन बनती है, अगर मान लेते हैं कि SaNCl2 प्लस Cl2, क्या होगा, जैसे ही रिएक्शन होगा क्या बनाएगा, SaNCl4 बनाएगा। अब पहचानो भैया ये कौन सा अभिक्रिया है, पहचान लो, बता दो हमको, बता दो कौन सी अभिक्रिया है, पता होना चाहिए ना। इसमें ना तो क्या हुआ है, ना तो ऑक्सीजन है और ना ही हाइड्रोजन है, और ना इसमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो एक बात बताइए इसमें हुआ क्या है, यहाँ Cl कितना था, 2 था Cl ना, यहाँ Cl कितना था 2, और यहाँ भी Cl कितना है, जा करके जुड़ गया है, यहाँ बनाया कितना है 4 Cl। तो एक और बात से हम पकड़ सकते हैं कि ये कौन सा अभिक्रिया है। देखिएगा इसमें होता क्या है, Cl के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, जैसे Cl का हम क्रमांक जानते हैं कितना होता है, 17 होता है। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 7। अब बताइए चार्ज से कम है कि अधिक है, अधिक है ना, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अब इसका ग्रहण करने की क्षमता कितना है, ग्रहण करने की क्षमता कितना है, 1 है। तो अब जैसा जानते हैं कि 1 है, जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर त्यागता है उसे उस तत्व क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो Cl की बैलेंसी संयोजकता कितनी होती है, -1। तो ये धन विद्युतीय तत्व है कि ऋण विद्युतीय तत्व है, ऋण विद्युतीय तत्व है ना। तो एक और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नहीं, ऋण विद्युतीय तत्व में क्या होगा, वृद्धि होगा। अगर ये 3 कंडीशन नहीं दिया है, अगर ये भी दिया है, तो समझ जाएंगे कौन सा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका निदान अगले वीडियो में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे उसमें बता देंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। इसके जस्ट नीचे ऑक्सीकरण अभी हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपचयन। अपचयन देखिएगा, अपचयन में क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है, अपचयन। ठीक उसका उल्टा होगा। ठीक जितना ऊपर बताए हैं ऑक्सीकरण में, ठीक अपचयन में उसका उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा था, जुड़ रहा था, इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, अलग होगा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वृद्धि होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ेगा। और एक कंडीशन और बनती है, 4 कंडीशन बनती है, चारों में से कोई अगर कंडीशन दिया रहेगा तुरंत हम पहचान जाएंगे कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन या फिर ऑक्सीकरण। इसमें क्या होगा देखिएगा, धन विद्युतीय तत्व में वृद्धि होगा। चलिए, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइड्रोजन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, धन विद्युतीय तत्व में क्या होगा, वृद्धि होगा। रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। जैसे CuO अब प्लस इसको Cu के साथ पुनः अभिक्रिया करवा दिए तो क्या प्राप्त होगा, Cu2O। अब बताइए कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज रहता है कि माइनस चार्ज रहता है, प्लस चार्ज रहता है ना। तो यहाँ Cu कितना था, 1 था, लेकिन यहाँ जैसे ही Cu इसके साथ जुड़ गया है, यहाँ Cu कितना हो गया, 2। मतलब प्लस में धन विद्युतीय तत्व क्या हुआ है, बड़ा है ना। इसे क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया।
धन विद्युतीय तत्व में वृद्धि हुई है। यहाँ पर एक तो था लेकिन जैसे ये जुड़ गया है यहाँ पे दो हो गया, मतलब धन विद्युतीय तत्व में वृद्धि हुआ, उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। या फिर अगर ये नहीं दिया रहेगा, जैसे कहेगा कि इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, मतलब हमारे पास Na प्लस है, Na प्लस मतलब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन भैया? इसके पास 10 है, लेकिन जैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएगा इधर क्या हो जाएगा? Na, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 11। तो इसमें क्या हुई? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है, इसे भी क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम आप लोगों को लेके चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ, जिसे इस दोनों को ऑक्सीकरण और अपचयन जब एक ही अभिक्रिया में साथ साथ जब होंगे उसे किस नाम से जानेंगे? देखिएगा, उसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को एक नाम से, अकेले नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिएगा रेडॉक्स, अभी हम जब जस्ट ऊपर ऑक्सीडेशन लिखे थे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और अपचयन का हिंदी होता, इंग्लिश होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन होता है। एक बात देखिएगा, RED रिडक्शन, OX ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो दोनों क्या हो? एक साथ संपन्न होते हैं, उसे क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सिंपल सा परिभाषा रेडॉक्स अभिक्रिया को बताएंगे कि वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ संपन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स, इसमें से रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका अब लास्ट जो हमारा लास्ट हेडिंग जो बचा है वो है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव। भैया देखिए, ये बहुत बार आपके साथ घटना हो चुकी रहती है, लेकिन आपको पता नहीं रहता है कि हाँ, जितनी भी हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं होती है सब भौतिक और रसायन दोनों का कम्युनिकेशन, बायोलॉजी का भी होता है, लेकिन अक्सर करके भौतिक और रसायन दोनों का कम्युनिकेशन होता है। जितनी भी आसपास जितनी भी क्रियाकलाप होती हैं, जो भी होता है। चलिए, तो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का प्रभाव क्या होता है? ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन उसमें क्या होता है? जुड़ता रहता है। कोई भी तत्व रहेगा, कोई भी चीज रहेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, वही क्या होता है? ऑक्सीकरण। वो दैनिक जीवन में प्रभाव उसका क्या होता है? तो पहले देखिएगा, इसमें क्या होता है? संक्षारण। पहला कार्य का होगा, संक्षारण का होगा। मतलब किसी धातु का अम्ल नमी वायु के कारण धीरे धीरे नष्ट होना या गलना संक्षारण कहलाता है। ये क्या बोल दिए सर जी? मतलब देखो, आयरन, लोहा को लेते हैं, लोहा ऐसे लाकर घर में रख दिए, कुछ समय के बाद धीरे 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 वो क्या होने लगता है? उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। ये कार्य है, किसका कार्य है? ऑक्सीजन या फिर अम्ल या फिर नमी या फिर वायु। अब पता है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी, नमी मतलब जल, उसमें नमी रहती है, उसमें भी ऑक्सीजन भैया। अम्ल में भी क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है। तो संक्षारण, किसी धातु का अम्ल नमी वायु आदि के संपर्क में धीरे धीरे आने से क्या हो जाता है? वो धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। अभी एसिड अभी कहीं गिरा दिए भाई साहब ने, नींबू लेकर के एक बार लगा देना कहीं पर, किसी कपड़े पर नींबू को निचोड़ देना, वो कपड़ा क्या हो जाएगा? वहां से नष्ट हो जाएगा। नष्ट मतलब वो खराब हुआ, उतना दूर का जल जाएगा वहां से। चलिए आगे, जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ना, ये सब किसकी क्रिया है भैया? संक्षारण क्रिया है। मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी गांव घर में ना चांदी का पायल औरतें सब पहनती हैं, ठीक है? तो क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो चांदी का जो पायल है वो काला हो जाता है। उनको पता नहीं रहता है कि नहीं क्या होता है। होता दरअसल ये है कि वो क्या होता है, उसका संक्षारण मतलब उसमें क्या होती है, वो क्या होता है, गलता है,
मतलब वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। उसको साफ करते हैं सब, लेकिन उनको पता नहीं। देखो ऑक्सीकरण, संक्षारण होता है उसका। तांबे का पात्र ना, लोटा वोटा जो होता है, उसमें अगर जल रखा रहेगा कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे उसमें तांबे के पात्र में हरा काय की जैसा दिखाई देगा, लेकिन वो क्या रहता है, वो उसका संक्षारण हो रहा है। मतलब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है या धीरे धीरे गल रहा है। आगे जो है अगला जो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का प्रभाव है वो हमारा है, देखिएगा लास्ट है विकृत गंधिता। ये जो पहला जो चैप्टर है उसका लास्ट हेडिंग विकृत गंधिता। इसमें देखिएगा होगा क्या कि जब तेल या वसा वायु द्वारा आप क्या होता है, देखिएगा जब तेल या वसा वायु द्वारा ऑक्सीकृत होता है तो उनका क्या होता है, स्वाद व गंध खराब हो जाता है, जिससे क्या कहते हैं, उसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। कोई भी खाद्य पदार्थ है उसका देखेंगे ना तो उसमें से महक आने लगती है। कुछ दिन के बाद, 1 2 दिन 4 दिन छोड़ देंगे ना, खाना अगर कुछ भीग रहा है खाने वाला पदार्थ, उसको छोड़ देंगे ऐसे ही ना, कुछ दिन के बाद महकने लगता है, उसका स्वाद बदल जाता है। उससे क्या कहेंगे हम लोग, विकृत गंधिता कहेंगे। जैसे तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक मिलाते हैं भैया, जैसे चिप्स के पैकेट, उसमें क्या भैया, उसमें से ऑक्सीजन निकाल करके क्या उसमें डालते हैं, N2 नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं। ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन गैस, पता है कि ऑक्सीजन जैसे ही भैया संपर्क में आएगा चिप्स के, तुरंत उसका महक मतलब उसका स्वाद ही बिगाड़ देगा, स्वाद बिगाड़ देगा। तो उसको हटा करके रिवर्स करके पैकेट में जो होता है ना, वो कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि चिप्स को खराब ना हो। ये रहा आज का हमारा पूरा जो टॉपिक है वो आज खत्म होता है। जैसे ही आगे वाले वीडियो में, जस्ट इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम के थ्रू वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करवाएंगे और आई होप आपको जितनी भी टॉपिक पढ़ाए हैं सब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे उसमें आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया उसको समझा दिया जाएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।